एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपको दिखा है यहाँ पर समय हम जो है यहाँ पर कम वेस्ट करेंगे, आपका भी और हमारा भी, क्योंकि जो समय है ये बहुत ज़्यादा कीमती है। क्योंकि अभी से लेकर आपके अगले 48 घंटे में यानी कि 22 तारीख को आप बैठने वाले हैं साइकोलॉजी की परीक्षा के लिए 3.0 में मनोविज्ञान की परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको जो है अंतिम 2 दिन अभी जो आपके पास है, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या क्या करना है, क्या क्या इंप्लीमेंट करना है अपनी तैयारी में, अपनी स्ट्रेटेजी के लिए, ताकि आप जो है अपने टीआरई 3.0 में आपको यहाँ पर सफलता आप जो है निश्चित कर सके। सबसे पहले देखिए, बात करेंगे हम आपकी कक्षा नंबर 11 और कक्षा नंबर 12, यानी कि आपकी जो एनसीईआरटी है 11-12 की, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ उसके अंत में जो समरी दी गई है वहां को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि वहां से जो है आपको सवाल अगर आता है तो वहां से आपको अच्छे से करने को मिल जाए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि 11वीं और 12वीं कक्षा की आपको जो है एनसीईआरटी इसको अच्छे से करना है। एक बार फिर से आपने कितनी मर्तबा क्यों ना किया हो, आपने कितनी बार कितनी दफा इसको ना किया हो, आपने एक बार, 2 बार, 20 बार, 50 बार, लेकिन ये जो अंतिम मौका है, ये जो आपका एंड मोमेंट है, इस मोमेंट पे आपको एक बार फिर से अगेन उसी पुस्तक की तरफ जाना है और एक फिर से एक बार उसको जो है प्रॉपरली वहां पे रिवाइज करना है। क्यों ना हो आपको उसकी सारी लाइनें रटी हो, कहाँ पे क्या लिखा है सब कुछ आपको याद हो, लेकिन फिर भी आपको जो है अंत में एक बार यहाँ पर उसको रिविजन देना है, जो आपको एग्जाम के दिन आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको वहां पर और बूस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिवीजन करना है 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी का। उसके बाद सेकंड नंबर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है आपकी पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू यानी कि आपके 80 सवाल, उसी के साथ साथ प्लस आपके 80 सवाल, ये आपको जो है दोनों यहाँ पर लगा के जाना है काफी अच्छे तरीके से। यानी कि 160 सवाल आपको जो है यहाँ से करने को मिलेंगे और इन 160 सवालों में से आप मान के चलिए आपको 20 से 30 सवाल अगेन उसी प्रकार से घूमते हुए दिखाई आपको वहां पर देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर उन 160 सवालों को आप जो है अच्छे से करके जाएंगे मनोविज्ञान के यहाँ पर। ठीक है, ओके। उसी के साथ साथ अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट का एक्सेस है तो जो मॉक टेस्ट आपको कराए गए हैं 25-26, उनको आप अच्छे से करेंगे। जो उनके सॉल्व वीडियोस हैं उनको भी आप अच्छे से देखेंगे और अपनी तैयारी को जो है इसी प्रकार से और बेहतर करते रखेंगे। आपको जो अधिकतर सवाल है इन मॉक टेस्ट से मिलेंगे, एनसीईआरटी से मिलेंगे और आपको जो है पीवाईक्यू से मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो सवाल है कहीं और से नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ जो नवीन कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड करेंगे। मान के चलिए 80 में से 10 सवाल ऐसे होंगे, कंप्लीटली ऐसे सवाल रहने वाले हैं, आपको प्रोएक्टिवली यहाँ बता रहे हैं स्टार्टिंग में ही कि 10 सवाल ऐसे होंगे जो आप पहली बार देखेंगे। ठीक है, 10 सवाल ऐसे होंगे जो आप पहली बार देखेंगे, कम से कम मान के चलिए आप। ठीक है, आपके लिए एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सवाल रखेंगे वहां पर कि आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, उस प्रकार के सवाल भी आपको जो है यहाँ पर करने को मिलेगा। लेकिन उससे क्या नहीं करना है, उससे आपको भयभीत नहीं होना है, उससे आपको घबराना नहीं है, उसको भी आपको जो है बड़े आराम से सॉल्व करना है। और फोकस क्या रखना है, आपको फोकस रखना है कि आपके जो बाकी के 60 और 70 सवाल हैं उन पे आप अच्छी एक्यूरेसी से आप जो है उन सवालों को वहां पर सॉल्व करें। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे लिखा है हमने सॉल्यूशन फोकस्ड थेरेपी। ठीक है, अब आपको नहीं मालूम ये क्या होता है, ना ही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ना ही कहीं भी दिया हुआ है नॉर्मल स्टैंडर्ड किताबों में, हिंदी इंग्लिश कहीं की हम बात करें। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन फोकस थेरेपी। टॉपिक कहाँ का है, टॉपिक है आपके एनटीए यूजीसी नेट का है। ठीक है, तो वहां से भी कुछ सवाल आपको इस प्रकार के देखने मिलेंगे, किसने दिया है, क्या दिया है, क्या होता है। तो ऐसे सवाल कहाँ काउंट किए जाएंगे, ऐसे सवाल काउंट किए जाएंगे आपके इन 10 सवालों में। ठीक है, जिनसे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये 10 सवाल जो है अधिकतर लोग जो बैठने वाले हैं 3.0 के अंदर उनको नहीं बनने वाला है। अधिकतर लोग ऐसे रहेंगे 80 to 90% जिनको ये सवाल नहीं बनेगा। तो परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको क्या करना है, इमोशन में आपके कौन काम करता है, एमिगडाला करता है, हिप्पोकैम्पस करता है, कहाँ करता है। ठीक है, मिरर न्यूरॉन क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। ये सब चीजें आपको जो है पता करके रखनी है, ताकि आपको जो है समस्या का सामना ना करना पड़े एग्जाम के अंदर। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, कैसे भागता है, डेंड्राइट से जाता है, फिर एक्सॉन पे जाता है, फिर टर्मिनल पे जाता है ना। इस प्रकार से आपका जो न्यूरल सिग्नल है, जो आपका तंत्रिका आवेग है, वो किस दिशा में आगे बढ़ता है, किस दिशा में चलता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका जो सेल है उसकी रेस्टिंग स्टेट क्या होती है, सीधा सीधा सवाल क्या पूछ देगा, उसकी रेस्टिंग स्टेट क्या होती है, रेस्टिंग स्टेट कितनी होती है उसकी, -70 मिलीवोल्ट। तो ऐसे जो फैक्चुअल सवाल है, रॉड ज्यादा होते हैं, कौन ज्यादा होते हैं, देखिए सवाल आपको देखने मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सब जो है आपको करके जाना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको जो है जो आसान सवाल है उसमें आप यहाँ पर फंसे ना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए फ्री में सब कुछ कर सकते हैं आप, ये एनसीईआरटी आपके पास होगी, बट ऑब्वियस सी बात है। उसी के साथ साथ देखेंगे आप चैनल के ऊपर जाएंगे, आप चैनल के ऊपर आपको जो है यहाँ पे फ्री में कंप्लीटली आपको जो है लास्ट 2 बार से 1.0 का पेपर सॉल्व भी मिलेगा, आपको 2.0 का पेपर भी आपको यहाँ पर सॉल्व हुआ मिलेगा सही सही आंसर्स के साथ। तो उन आंसर्स को देखिए, उनको याद करिए, समझिए क्यों ऐसा हो रहा है, वहाँ पे समझाया भी हुआ है, वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है हमारे द्वारा। तो उसको जाकर देखिए और वही चीज आपको जो है एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप जो है वो जो फ्री में डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, आपको उनको जाकर उन वीडियोस को आपको देख लेना है टीआरई 3.0 के लिए।
ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और फिर से आप सभी को यहाँ पर ऑल द बेस्ट कि आप जो है अच्छे से तैयारी करें अपनी यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें और जल्द से जल्द आप जो है 3.0 के अंदर अपनी जो सफलता है उसको यहाँ पर कंफर्म करें, उसको यहाँ पर सुनिश्चित करें। ठीक है, ओके, चलिए अब लगाते हैं यहाँ पर एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए स्पेशल फ्री में। आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट नंबर 14 देखने को मिल रहा है, तो इसको लगाते हैं और फिर हम बात करेंगे आगे क्या क्या चीजें आपने सीखने मिली आपको इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके बीपीएससी पीजीटी मनोविज्ञान का यहाँ पर आपका जो है मॉक टेस्ट नंबर 14 के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपको सीखने मिलेंगी उसको यहाँ पर हम देखते हैं। सवाल पूछ रहा है आपसे, इसको पढ़ें और इसको यहाँ पर देने का ट्राई करें। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक गुण है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपके एट्रीब्यूट्स की, यानी कि गुणों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, गुण कैसे हैं आपके, ये आपके साइकोलॉजिकल गुण है, ना कि आपके फिजिकल गुण है। फिजिकल गुण कौन से होते हैं आपके, आपकी हाइट कितनी है, आपकी लंबाई कितनी है, ठीक है, आपकी चौड़ाई कितनी है, आपके नाखून कितने लंबे हैं, आपके केश कितने लंबे हैं, ये सब किसके अंदर आएगा, ये सब आपके फिजिकल के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की। अब देखिए सवाल कितना आसान लगेगा आपको, तो चलिए आंसर करिए यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक गुण है। बुद्धिमत्ता, दिलचस्पी और सद्गुण। क्या क्या होता है यहाँ पर, सही आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए बुद्धिमत्ता भी देखिए आप इसको छू नहीं सकते हैं, फिजिकली इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या आपका ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। इंटरेस्ट भी आपका देखिए आप फिजिकली छू नहीं सकते हैं, तो दिलचस्पी भी जो है आपकी यहाँ पर है ना, किसी चीज पे किसी वस्तु विशेष में आपको जो है इंटरेस्ट है, लगाव है उससे। और उसी के साथ देखिए सद्गुण जो है वर्च्यूज, वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सही आंसर क्या होने वाला है आपको यहाँ पर, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल, सवाल नंबर अगला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है which theorist said that human beings are guided as much by aims and aspirations as by sex and aggression। किस सिद्धांतकार ने कहा कि मनुष्य, पढ़िए इसको यहाँ पर आप, कार्ल जंग दिया हुआ है, सिगमंड फ्रॉइड दिया है, एरिक फ्रॉम यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मनुष्य उतना ही लक्ष्य और आकांक्षाओं की बात हो रही है, ठीक है, से निर्देशित होता है जितना कि सेक्स आपकी जो है यहाँ पर और आक्रामकता से यहाँ पर निर्देशित होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर पूछ रहे हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। सिगमंड फ्रॉइड बिल्कुल बात नहीं करेंगे, एरिक फ्रॉम भी इसकी बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कौन बात करेंगे, इनकी बात करेंगे यहाँ पर आपके कार्ल जंग। कार्ल जंग जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। किसकी बात करते हैं, एम्स और एस्पिरेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर आर्केटाइप्स के बारे में इन्होंने ही बताया हुआ है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर इसके अंदर इमेजेस आती हैं, ठीक है, और वो सब चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, इसी के साथ आप एक और चीज ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम के लिए आपको देखिए सेकेंडरी ट्रेड कौन से होते हैं, कार्डिनल ट्रेड कौन से होते हैं और गौण वाले कौन से होते हैं, इनको जो आपको है यूनिक ट्रेड कौन से होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है आगामी आने वाली परीक्षा के लिए। ये आपको पूछ सकता है बीपीएससी इस बारी या अगली बारी, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है आपसे द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस वाज प्रपोज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। तनाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप सवाल लिखेंगे, इसी प्रकार के सवाल आपको देखिए बीपीएससी की भाषा में भी आपको दिखाई देने मिलता है, तो ये आपको खासी बात है इस चैनल की। अगर आप इसको देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस वाज प्रपोज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। किसने बताया है तनाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है। अगर आपने मार्क किया है यहाँ पे पार्कर को, तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। अगर आपने मार्क किया है सेले को, नहीं सेले नहीं, ये किसकी बात करते हैं, गैस मॉडल की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, कॉग्निटिव, तनाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। किसने दिया है हमको यहाँ पर, ये दिया है हमको लजारस ने। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के हमको अप्रेजल देखने मिलते हैं, प्राइमरी अप्रेजल की बात होती है और सेकेंडरी की यहाँ पर बात होती है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए, पढ़ें इसको, क्या बोल रहा है यहाँ पर, राजू मीट्स मिस्टर राम एवरी वीक। इसको पढ़ें जरा आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे क्या मेंटर स्टूडेंट अलायंस की बात है, गुरु छात्र गठबंधन है, पर्सनल अलायंस है, यहाँ पर किस प्रकार का है, चिकित्सा की बात हो रही है यहाँ पे, तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे किस प्रकार का है, आपका थेराप्टिक अलायंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चिकित्सीय संगठन की गठबंधन की बात हो रही है यहाँ पर। राजू हर हफ्ते श्रीराम से मिलता है, ध्यान में रखते हुए कि श्रीराम एक निश्चित अवधि के लिए राजू को उसके कुत्सित व्यवहार से उबरने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मेल एडेप्टिव बिहेवियर है उससे आपको निकालने के लिए मदद कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका पर्सनल अलायंस तो है नहीं, थेराप्टिक अलायंस है, जहाँ पे क्लाइंट और जो थेरेपिस्ट है उसके बीच यहाँ पर इस प्रकार का संबंध होता है। अगला सवाल देखिए, बोल रहे हैं बाइंडिंग और म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग ग्रुप मेंबर इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, समूह के सदस्यों के बीच बंधन या पारस्परिक आकर्षण को क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप डिस्कशन, एकजुटता, कोहेसिवनेस, डी या फिर ई। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए लिखा भी हुआ है, एकजुटता की बात कर रहे हैं, कोहेसिवनेस की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, समूह के सदस्यों के बीच क्या होता है, बंधन या पारस्परिक आकर्षण क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोहेसिवनेस। ठीक है,
म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है, बाइंडिंग होती है, वो क्या है, कोहेसिवनेस है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कब करते हैं, जो हमको किसी चीज पे फैसला लेना होता है, कुछ करना होता है, ठीक है, हम अपना जो दिमाग है वो लगाते हैं। और ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, समूह चर्चा में क्या होता है, सारे लोग जो है मिल बांट के यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर जो 6 है हमारा, उस पर देखते हैं। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड रिवॉर्डिंग स्मॉल चेंजेस इज अ प्रोसेस ऑफ। यहाँ पर क्या हो रहा है इसको बताना है आपको। दूसरों को देखकर सीखना और छोटे छोटे बदलावों को पुरस्कृत करना खालिस्तान सीखने की एक प्रक्रिया है। क्या बोलते हैं इसको, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट, विचित्र, या फिर डी या फिर ई। क्या बोलेंगे इसको हम, सिंपल सी बात है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विकेरियस लर्निंग यहाँ पर, ठीक है। विचित्र यहाँ लिखा हुआ है लेकिन विकेरियस लर्निंग है, जिसकी बात कौन करते हैं, आपके एल्बर्ट बंडूरा करते हैं। इसी को आप एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि प्रेक्षणात्मक अधिगम या फिर अवलोकनात्मक अधिगम, ठीक है। क्लासिकल और ऑपरेंट की यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो आपकी इवान पावलोव है। ऑलरेडी आपने पिछले लेक्चर में भी सवाल लगाया था, वहां पे यूएस यूआर किसके अंदर होता है, तो यहाँ पे इवान पावलोव की बात आएगी। नोबेल प्राइज मिला था इनको 1898 के आसपास, ठीक है। उसी के साथ देखिए बीएफ स्किनर जो है, इनकी जो थ्योरी है किस पे बेस्ड है, इनकी बेस्ड है थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर। अब देखिए सवाल बीपीएससी पूछ सकता है, आपको स्मार्ट रहना है। अब देखिए ये कहीं पर आपको इस प्रकार से मॉक टेस्ट में नहीं मिलेगा, या इस प्रकार से आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको जो इनसाइट आप देख रहे हैं एक्सप्लेन वीडियो, यहाँ से आपको इस प्रकार से अंतर्दृष्टि यहाँ पर मिलती है। अंतर्दृष्टि से याद आया, कौन बात करते हैं अंतर्दृष्टि के बारे में, कोलर बात करते हैं। कोलर ने अपना एग्जांपल दिया था वहां पे चिंपांजी के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि लर्निंग जो है होती है कैसे होती है, आपको इनसाइट से निकल के आती है, ठीक है, अंतर्दृष्टि निकल के आती है। थॉर्नडाइक से सीखा था किसने, स्किनर ने। इनका एक था आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। जो चीजें क्या करेंगे आपको यहाँ पर पॉजिटिव चीजें आपको महसूस करवाएंगी, उससे क्या होगा, जो चीजें आपको पॉजिटिव अच्छा कराएंगी उनको आप ज्यादा रिपीट करने का प्रयास करेंगे एज कम्पेयर टू आपके जो नकारात्मक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके बारे में, ठीक है। स्किनर ने किस पे फोकस किया है, स्किनर ने फोकस किया है ऑपरेंट के ऊपर, कि जो ऑपरेट करने वाला जीव है उसकी बात करते हैं। और किसकी बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं यहाँ पे रीइंफोर्सर के बारे में, यानी कि बात करते हैं प्रबलक के बारे में, किस प्रकार का प्रबलक है। प्रबलक से देखिए ध्यान रखिए, बीपीएससी ने अभी तक सवाल नहीं पूछा हुआ है आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और इंटरमिटेंट लर्निंग नहीं, सॉरी, फिर आपका हो गया यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट के बारे में। तो आपको तैयार रहिए, जल्दी आपको इस प्रकार सवाल देखने भी यहाँ पर मिलेगा। जो भी हम सब कुछ बोल रहे हैं सब कुछ कहाँ दिया है, प्यारी सी आपकी एनसीईआरटी आपकी जो बेस्ट बुक है और बेस्ट चैनल आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है यहाँ पे आपकी विकेरियस लर्निंग, ठीक है। दूसरों को देखकर हम सीखते हैं, छोटे छोटे बदलावों को हम क्या करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे विकेरियस लर्निंग की। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ड्रीम्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, ड्रीम क्या है, सपनों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। क्या है वो, यौगिक है, कंपाउंड्स है, कॉग्निटिव इवेंट्स है, या फिर वेकिंग स्टेट है। क्या हो रहा है यहाँ पे, डी या फिर ई। यहाँ पे क्या हमको देखने मिलता है, ड्रीम स्वप्न जो हमारे क्या है वो कॉग्निटिव इवेंट्स है, संज्ञानात्मक अवस्थाएं होती हैं, सॉरी घटनाएं होती हैं जो हमारे ब्रेन में यहाँ पे चल रही होती हैं। कॉग्निटिव इवेंट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और देखिए जब हमने इंक्लूड किया है ड्रीम्स, तो देखिए बीपीएससी ने अभी तक आपको स्लीप संबंधित सवाल पूछा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्लीप संबंधित आपको जो है निद्रा संबंधित सवाल आपको देखने मिलेगा कि कौन सी वेव्स कब आती है, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, वो आपको स्पेशल लेक्चर में आपने किया हुआ है, तो वहां से इसको आप ध्यान रखेंगे कौन सी वेव कब जाती है, वो आपको सवाल देखने मिलेगा जल्दी आपके पेपर के अंदर में, ठीक है। कि निद्रा के दौरान कौन सी अवस्था में होते हैं, तब कौन सी वेव जाती है, डेल्टा जाती है, बीटा जाती है, पढ़ाया हुआ है आपको, ये आप मिस नहीं करिएगा, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशल लेक्चर नंबर आई गेस 2 में आपको ये सब कराया हुआ है, जहाँ पे आपने 1 घंटे का स्लीप का लेक्चर देखा था, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर क्या बोल रहा है, देखिए पूछ रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन्वॉल्व्स अ ब्रेकडाउन ऑफ, किसका ब्रेकडाउन होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के दौरान, सोमा का, माइलिन शीथ का, सिनेप्टिक वेसिकल्स का, किस चीज का होता है आपका यहाँ पर, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस के दौरान ध्यान रखिएगा आपका क्या होता है, माइलिन शीथ का जो है आपका उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। सोमा नहीं टूटती है और ना ही आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स टूटते हैं, क्या टूटती है आपकी यहाँ पर माइलिन शीथ यहाँ पर टूटती है, ठीक है। ये आपकी जाती रहती है क्या, ये आपकी जा रही है एक्सॉन, इसमें क्या होती है, ये इस प्रकार की आपकी धवल मज्जा छद होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। क्या होता है जब आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, जर्की मूवमेंट्स वगैरह होते हैं बॉडी में, तो क्या होता है ये जो है इस प्रकार से इसकी जो है, सॉरी पूरी मिट गई यहाँ से, इस प्रकार से जो है देखिए ये क्या होती है क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो जाती है, इस प्रकार से टूट जाती है, ठीक है। जब टूट जाएगी तो क्या होगा, आपका जो है सिग्नल जाने वाला था, कैसे जा रहा था पहले सिग्नल, इस प्रकार से सिग्नल जाता था यहाँ पे नोड ऑफ रेनडियर से होते हुए, लेकिन जब ये टूट जाएगी तो क्या होगा, सिग्नल आपका इस प्रकार से ऐसे ऐसे जाएगा, धीरे होगा, स्लो काम आप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कहाँ देखने मिलता है हमको, ये एक्सॉन पे आपकी होती है माइलिन शीथ, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जो आपका धवल मज्जा छद होता है वो कहाँ पर होता है, एक्सॉन पे आपको देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, सीएनएस में कौन बनाता है धवल मज्जा छद, ये आपको देखिए सवाल पूछ सकता है, बीपीएससी स्मार्ट हो रहा है समय के साथ साथ। ये बनाते हैं कौन आपके, ये बनाते हैं आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। कौन बनाते हैं आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं कहाँ पर, सीएनएस के अंदर। और पीएनएस के अंदर कौन बनाता है, पीएनएस के अंदर आपकी जो माइलिन शीथ है वो कौन बनाती है, वो बनाते हैं आपके यहाँ पर श्वान सेल,
ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पीएनएस के अंदर कौन बनाने वाला है, स्ट्रॉन्ग सेल्स बनाने वाले हैं। सीएनएस के अंदर कौन बनाने वाला है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स यहाँ पर आपके बनाने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए आपका जो ब्रेन है प्लस आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वो कितनी होती है, वो 31 होती है आपकी। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स भी आपकी होती है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के क्या बनता है, ये बनता है आपका सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना है कि जब भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी जो माइलिन शीथ डैमेज होगी तो आप उससे उबर नहीं पाएंगे, उसका रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन पीएनएस में क्या होता है, हम काम चला लेते हैं और बाकी सब होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर जो है हमारा यहाँ पर है 9, उसकी बात करते हैं। ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स दैट कॉज हिंड्रेंस इन अचीविंग द डिजायर्ड गोल रिजल्ट इज। यहाँ पर क्या हो रहा है, आवश्यकताओं और उद्देश्यों को अवरुद्ध करने से वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, कन्फ्लिक्ट कहते हैं, निराशा कहते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर ई नन ऑफ द अबव। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, निराशा होती है जब भी आप फ्रस्ट्रेट होंगे, उसके बाद ही क्या आएगा आपका यहाँ पर एंगर आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स, आपकी जो जरूरतें हैं वो ब्लॉक हो रही है, जो मोटिव्स हैं, ठीक है, वो भी क्या हो रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक हो रहे हैं आपका उस गोल को मिलने से पहले। इससे क्या होती है, आपको यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको यहाँ पर निराशा होती है। सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर सही आंसर होता है। ठीक है, ओके, लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कौन कौन चा के बारे में, कौन सी पर्सनैलिटी होती है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कौन कौन चा के बारे में। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखिए रिजेक्शन ऑफ अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ऑफ अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड, किसी शून्य परिकल्पना के सत्य होने पर उसे अस्वीकार करना क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर, परिवर्तनीय वेरिएबल। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। आंसर क्या निकल के आने वाला है, आंसर है आपका यहाँ पर टाइप 1 त्रुटि के बारे में। ठीक है, दो प्रकार के हाइपोथेसिस होते हैं, ध्यान रखना है। नल होता है आपका ये वाला नल हाइपोथेसिस यानी कि जिसको हम बोलते हैं शून्य परिकल्पना भी कहते हैं, शून्य परिकल्पना। उसी के साथ साथ दूसरा आपका होता है अल्टरनेटिव यानी कि रिसर्चर। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हमको क्या करना होता है, इसको हमको रिजेक्ट करना होता है, ताकि तभी हम जो है इसको जाके अप्रूव कर सकते हैं। दो प्रकार के लेवल होते हैं, 95% का होता है और 99% का आपका होता है। जिस प्रकार से आप ले रहे हैं उस प्रकार से उसको वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि नल हाइपोथेसिस और क्या होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो शून्य की परिकल्पना है वो क्या बोलेगी, वो ये बोलेगी कि ये दो माध्य के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी भी नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा कि इन दोनों मीन्स के बीच में या इन दोनों शून्य के इन दोनों माध्य के बीच में या इन दोनों मीन्स के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। मान के चलते हैं, हम कह रहे हैं मेमोरी से आपके वेट पे सुधार होता है, मतलब जैसे जैसे आपकी मेमोरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपका वेट या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि मेमोरी का और वेट बढ़ने का कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, आपकी स्मृति का और आपके वजन का कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर आपका नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मेमोरी बढ़ने से आपके वेट में प्रभाव पड़ेगा, इसको हमने मान के चलिए प्रूव कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिसर्चर हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका था ये बीपीएससी का पीजीटी का आपका ये मॉक नंबर 14 यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं आगे मॉक नंबर 15 के ऊपर।